आपने एक फ़ोन लिया, ठीक है, एक फ़ोन लिया 2020 में जिसकी कीमत थी 15,000 रुपये, ठीक है, ये होता है। अब आपने इस फ़ोन को 1 साल यूज़ किया और साल आ गया 2021। अब आपको ये फ़ोन पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि कोई नया फ़ोन आए, तो इस फ़ोन के साथ आप 2 चीज़ कर सकते हो, या तो इसको बेच के कुछ पैसे ले आओगे, या तो फिर इसको रखे रहोगे। तो दूसरा वाला ऑप्शन जनरली लोग नहीं करते हैं, अगर किसी को बहुत ज़्यादा लगाव है तो रखते हैं, या जनरली पहले क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो आपने 15,000 में लिया, क्या इसको 15,000 में बेच सकते हो? क्यों नहीं बेचोगे भाई? 15,000 में तो आपने लिया है। कैसे कम हो जाएगी? क्यों कम होगी? क्या डेप्रिसिएशन मतलब क्या? क्यों? मतलब 15,000 में आपने खरीदा तो इसको आप 15,000 में वापस क्यों नहीं बेच सकते भाई? एक 100 रुपए का नोट है आपके पास, तो आज से 20 साल बाद भी 100 रुपए ही रहेगा ना वो। तो भाई यहाँ पे वैल्यू फिर 15,000 की 15,000 क्यों नहीं है भाई? इसमें भी तो एक फ़ोन को लेने के लिए एक हाथ में 15,000 था, एक हाथ में फ़ोन था, ठीक है, तब तो आप ले पाए। अब उसी 15,000 को जो आपने दुकान वाले को दिया, अगर आप 20 दिन, 30 दिन, 100 दिन, 2 साल बाद भी दोगे तो वो 15,000 ही होगा। तो फिर फ़ोन की कीमत या फ़ोन 15,000 का क्यों नहीं है? तो यूज़ होने से क्या हुआ भाई? पैसा भी तो यूज़ हुआ। हाँ, तो फिर इसका हाराश क्यों हो रहा है? हाँ, वही चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखिए आंसर आपके पास है, मैं बस उस आंसर को निकलवाना चाह रहा हूँ। क्यों ये 15,000 की कीमत 15,000 नहीं? चलिए इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। 5 रुपए का लेस का पैकेट है, ठीक है, आपने खरीदा उसको, एंड आपने शॉप से खरीदा एक 15,000 का फ़ोन, ठीक है, दोनों एक ही दिन में आपने खरीदा है। अब आपने फ़ोन को 10 दिन यूज़ किया, या फ़ोन आपके पास 10 दिन था और लेस का पैकेट भी आपके पास 10 दिन था। वापस अगर आप दुकान में बेचने जाओगे तो वो लेस का पैकेट 5 रुपए में आप उसको रिटर्न कर सकते हो कि नहीं? और फ़ोन को भाई क्यों नहीं कर सकते? यूज़, हाँ, उपयोग, यही मैं बोल रहा हूं, उपयोग। जब तक आप किसी भी पदार्थ का उपयोग नहीं करते तब तक उस पदार्थ की कीमत बनी रहती है। जिस समय आपने उसका उपयोग करना शुरू किया उस समय उसका ह्रास होना शुरू हो जाएगा। मतलब जो प्रोडक्ट आप लेते टाइम रखे थे कंडीशंस को, वो अब उतने दिनों में नहीं हो पाएगा। एंड अगेन मैंने बोला 15,000 की कीमत, देखिए सभी प्रोडक्ट, इस दुनिया में स्थित सभी वस्तु, चाहे जीवित हो चाहे मृत हो, उनके कीमत में या तो गिरावट या तो वृद्धि होगी ही होगी। कल आपके पास जो 100 रुपए का नोट था या 500 रुपए का नोट था, वो आज रख लो, कोई मतलब नहीं, ऐसे फाड़ के भी फेंक दोगे, कोई नहीं देखने वाला, पुराना जो 500 रुपए। तो कीमत में गिरावट होती है। अगेन परसेंट, कल मैंने आपको परसेंट लिखा है ना, मशीन्स है तो 10%, मतलब मशीन्स जल्दी खराब होंगी। मकान है तो 1 से 2%, मतलब देर से खराब होंगे। तो खराब तो होगी वस्तु। अगर 5 रुपए का लेस का पैकेट है तो आप उसको 10 दिन रखे हो, तब दुकान वाला वापस लेगा। ये नहीं कि 1 साल बाद आप उसको जाके दे रहे हो कि भाई मैंने 1 साल पहले आपसे एक लेस का पैकेट लिया था, हमको खाने का मन नहीं किया, हम इसको रखे हैं, तो वो नहीं लेने वाला। तो हर एक पदार्थ का ह्रास तो होता है, बट डिपेंड समय कितना लग रहा है। अब समझ आया? और कोई सवाल नहीं है? बढ़िया यार, इंटेलिजेंट है सबके सब। ये चीज़ अच्छी लगी, मतलब पढ़ लिए हैं सभी ने, सब पढ़ लिए, सब याद हो गया है। चलिए ठीक है। तो अच्छा फार्म इन्वेंट्री, देखिए फार्म इन्वेंट्री को हिंदी में बोलते हैं फार्म क्या सूची, फार्म सूची, ठीक है, फार्म परिक्षेत्र या परिक्षेत्र सूची बोला जाता है। एक तो डस्टर भी नहीं है। इसमें मिटता नहीं यार, पता नहीं क्यों अच्छे से। अच्छा अब मिट रहा है, नहीं एक टाइम पे नहीं मिटता था, इसलिए इसको वो कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था, फिर कपड़े का उपयोग होता था। स्टिल अभी भी अच्छे से नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, जितना है दिख जाएगा।
फार्म इन्वेंट्री, प्रक्षेत्र सूची। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक वर्ड आया है सूची। सूची का मतलब क्या, आपको लिस्ट आउट करना है। किसको लिस्ट आउट करना है? फार्म को। तो फार्म को लिस्ट आउट तो नहीं कर सकते, फार्म तो फार्म है। फार्म क्या है? इट इज अ पीस ऑफ लैंड विच कैन यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। जो आपका प्रक्षेत्र है वो भूमि का वह भूभाग है जिसका उपयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता है। अब मैं बोल रहा हूं जो आपका फार्म है उसकी इन्वेंट्री बनानी है, मुझे सूची बनानी है। इसका मतलब यह है कि फार्म में जो भी वस्तुएं होंगी या जिन भी वस्तुओं की आवश्यकता होगी उन सारी वस्तुओं का लिस्ट बनाना, फार्म इन्वेंट्री। उनसे संबंधित चीजों की जानकारी लेना। जैसे कि आपके पास अगर डेयरी फार्म है तो डेयरी फार्म के सूची में आप क्या बनाएंगे कि आपके पास कितने पशु हैं, आपके पास कितने लेबर्स हैं, आपका प्रक्षेत्र कितना बड़ा है, प्रतिदिन उसमें कितने दूध उत्पादन आती है, प्रतिदिन उनमें खाना कितना दिया जाता है पशुओं को, कौन से मशीन है जो उपयोग में लाए जाते हैं, कौन से मशीन है जो खराब हो गए हैं। मतलब द ऑल पॉसिबल लिस्ट, या फिर बोल सकते द एंटायर लिस्ट ऑफ फार्म इंप्लीमेंट्स, या फिर इंप्लीमेंट्स भी नहीं बोल सकेंगे, इंसान है तो एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन फार्म, उनकी लिस्ट बनाना फार्म इन्वेंट्री। किसमें? रिकॉर्ड। रिकॉर्ड और इसमें बहुत अंतर है भाई, बहुत ज़्यादा अंतर है। रिकॉर्ड का मतलब होता है डॉक्यूमेंटेशन, इसमें भी डॉक्यूमेंटेशन ही रहेगा, बट इसमें आय व्यय यहाँ तक कि लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनीथिंग सभी का लिस्ट आउट होगा यहाँ पे। और रिकॉर्ड जो है वो फार्म इन्वेंट्री का एक हिस्सा है। जैसे लेबर फार्म इन्वेंट्री के अंदर आएगा, लेकिन कितने लेबर काम कर रहे हैं ये रिकॉर्ड में आएगा। जैसे कि मैंने एक बार आपको बताया था कि एवरी सॉइल मतलब एवरी प्रोडक्टिव सॉइल कैन बी फर्टाइल। सभी उत्पादित मृदाएं उपजाऊ हो सकती हैं, लेकिन सभी उपजाऊ मिट्टी उत्पादित हो ये जरूरी नहीं। एक लाइन लिखाया था ना, एक स्टेटमेंट, एवरी प्रोडक्टिव सॉइल कैन बी फर्टाइल बट एवरी फर्टाइल सॉइल कैन नॉट बी प्रोडक्टिव। सभी उत्पादित करने वाली, जो उत्पादन वाली मिट्टियां हैं वो उपजाऊ होती हैं, लेकिन सभी उपजाऊ मिट्टियां उत्पादन के लिए वो जरूरी नहीं। वैसे ही सभी रिकॉर्ड्स इन्वेंट्री में आएंगे, लेकिन इन्वेंट्री रिकॉर्ड के अंदर नहीं आएगा। ये हेड है, इसके अंदर अगर रिकॉर्ड आ सकते हैं आपके, फिर जो आय और व्यय है, जो नेट इनकम है वो आ जाएगा आपका, जो आपके रकबा है या जो भी सारी चीजें वो इसके अंदर आएंगी। इन्वेंट्री एक हिस्सा है, इन्वेंट्री एक मेन पोर्शन है जिसके अंदर सारे हिस्से आते हैं। क्या? नेटिव? अच्छा, नेटिव खरपतवार मतलब ऐसे खरपतवार जिनकी उत्पत्ति उसी देश से हुई रहती है। लाइक अगर मैं नेटिव वीड बोलूं इंडिया का, तो जो वीड का उत्पत्ति स्थान इंडिया है उनको नेटिव वीड बोलते हैं। और एलियन वीड या फिर इन्हीं का दूसरा नाम है फॉरेन वीड्स, तो वो वीड जो बाहर से हमारे देश है। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका गाजर घास, कैरेट ग्रास, जो आपका बाहर से आया है। ठीक है, बेशरम, यार बेशरम भी बाहर से आया है वैसे, नहीं सबसे बेस्ट एग्जांपल पे हमेशा कैरेट ग्रास को लेते हैं। हाँ, और कुछ हो गया? हाँ तो बोल, पूछना भाई, मैं तेरे को मार थोड़े दूंगा। हाँ क्या है भाई? पता होगा तो बताऊंगा, नहीं पता होगा तो पूछ, पता करके बताऊंगा। और इसमें कि ऐसा डर रहा है, क्वेश्चन ही पूछ रहा है ना, और श्योरी नहीं है क्वेश्चंस को लेके। हाँ, और कोई, किसी को कोई शख्स? हाँ, चैटर्ड लोन्स मैंने बताया था ना। चैटर्ड लोन्स जनरली, यार इसको अब एक्सप्लेन कैसे करें? उसके एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखाया था ये बताओ। अरे सिक्योर्ड लोन में उसके एग्जाम्पल पे मैंने कुछ तो बताया होगा। सिक्योर्ड लोन्स के अंदर आपके टाइप्स हैं, चाहे वो आपका पर्सनल लोन है, चाहे वो आपका चैटर्ड लोन है, चाहे आपका कोलेट्रल लोन है, वो सारे उसके टाइप्स हैं। हाँ, अचल मतलब वही बोलो ना, अब इसको एक्सप्लेन कैसे। जैसे ये आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, सपोज आपका घर है, होम लोन सुने हो ना आप लोग, तो होम लोन लिया जाता है, लेकिन कभी कभार क्या करते हैं, बेस्ट एग्जांपल, चलो ठीक है, बाहर पिक्चर देखे हो, पुराने जमाने के पिक्चर्स, दो ही चीजें होती थी, या तो किसी का खून होता था या तो किसी की संपत्ति हड़प ली जाती थी। तो पहले जमाने पे, आज भी होता है, सपोज अगर आपको लोन चाहिए, हाँ जैसे आपने सुना होगा वो रॉयल चैलेंजर का मालिक कौन था?
विजय माल्या। तो अगर आपको पता हो कि विजय माल्या की प्रॉपर्टी सीज कर दी गई, ठीक है, तो प्रॉपर्टी सीज क्यों की गई? क्योंकि उसने, जब हम बैंक में लोन लेने जाते हैं, ठीक है, चाहे आप बैंक में लेने जाओ, चाहे इंस्टीट्यूशनल हो या नॉन इंस्टीट्यूशनल हो, आपको लोन मिलने का एक ही कंडीशन होता है कि आपको बदले में कुछ रखना पड़ता है, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए, कि सपोज अगर किसी रीजन से आप कल को उस पैसे को ना दे पाओ तो आपसे उस पैसे की भरपाई कैसे की जाएगी। तो पर्सनल लोन में हम अपनी सिक्योरिटी लेते हैं कि भाई अगर कल को कुछ नहीं हो पाया तो तुम हमको जेल के अंदर डाल देना। दूसरा होता है चैटर्ड लोन। सपोज आपके पास घर है, आप घर को गिरवी रखे हैं और गिरवी रखने के बाद आपने सरकार को बोला कि मेरे पास 1 हेक्टेयर की जमीन है जिसका मार्केट वैल्यू 20 लाख रुपए है, मुझे सिर्फ 15 लाख चाहिए, आप मुझे 15 लाख दे दीजिए, अगर मैंने इसका पैसा नहीं चुका पाया तो ये 20 लाख रुपए आपका। तो भैया आप लोन भी तो ले रहे हो, आपको ब्याज भी तो होगा लोन का, ठीक है। शिवाजी द बॉस देखा है ना, हो जाता है उसका प्रॉपर्टी सीज। सेम वही एग्जांपल है चैटर्ड लोन्स के, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? कॉफी का सीड यूज किया जाता है, कॉफी सीड। केसर का एंथर, स्टिग्मा यूज किया जाता है। स्टिग्मा जो ऐसे से निकलते हैं, हाँ, एंथर तो यार मेल पार्ट हो गया, फिलामेंट स्टिग्मा ही बोलते हैं उसको। स्टिग्मा जो रहता है वो फिलामेंट स्ट्रक्चर का रहता है। हाँ, वेनम और पॉइजन लगभग सेम होते हैं, बस फर्क ये रहता है कि वेनम जो रहता है वो किसी जीव, जैसे अगर आपको कभी भी सांप काटे तो आप एंटी वेनम लगाओगे, मतलब जब कोई पशु के द्वारा या किसी जीवित वस्तु के द्वारा जो पॉइजन निकाला जाता है, जो जहर निकाला जाता है, उसको वेनम बोलते हैं। इंसान का भी वेनम होता है। कभी भी आप किसी का जो बोलते हैं ना, दांत से बचपन में हमको काट दिया जाता है, तुरंत देखेगा आपको टिटनेस की दवाई दी जाती थी। तो वेनम मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट में होता है आपका एलिलोपैथी, वैसे इन जीव जंतुओं में होता है आपके वेनम्स, जो जहरीला पदार्थ रहता है, ठीक है। और क्या? ऑर्थोडॉक्सी, ऑर्थोडॉक्सीन, अच्छा ऑर्थोडॉक्स सीड। यार ये ना मेरे को अचानक सेक्शन में याद नहीं आ रही है, मैंने पढ़ा था, कुछ तो है, इसका आंसर मैं आपको ब्रेक के बाद दूंगा। ये मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैंने सीड में पढ़ा था। अच्छा आपका एक और पोर्शन छूट गया यार, सीड वाला, चलो ठीक है उसको बताएंगे। और कोई? गेहूं, अगर आपको नंबर्स पूछे जा रहे हैं, सिंचाई की संख्या, तो गेहूं है। और अगर आपको तो देखो, अगर सिंचाई की आवश्यकता फिर गन्ना हो जाएगा यार आपका, गन्ना ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरा आलू या फिर धान। हाँ तो धान। अगर मैं बोला ना, अगर आपको नंबर्स पूछ रहा है कि सिंचाई की संख्या किसमें ज्यादा होती है, तो गेहूं 6। और अगर अमाउंट पूछ रहा है तो फिर, हाँ तो फिर धान सॉरी गन्ना नहीं है तो धान नहीं है तो आलू। परसेंट नहीं, सेंटीमीटर लिया जाता है। मिनिमम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर होता है भाई। और जब वो लगाया जाता है, आपका 82 की जाती है, तो 25 सेंटीमीटर रखा जाता है भाई। 82 में पूरा कीचड़ रहता है, आपका फील्ड पानी भरना रहता है। नॉर्मल में 5 सेंटीमीटर रहता है, और हाँ नॉर्मल में 5 सेंटीमीटर आपका मेंटेन होना चाहिए, और इरिगेशन कंडीशन में 25 सेंटीमीटर, लगभग इतना खेत में पानी भरा होना चाहिए, जो कि होता ही है ऑब्वियस सी बात। हाँ, और ड्रिप, तो ड्रिप नहीं है तो स्प्रिंकलर है। देखो ड्रिप और स्प्रिंकलर को एक साथ माइक्रो इरिगेशन कहा जाता है। आपके ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं? पहला, सबसे पहला आएगा ड्रिप, दूसरा आएगा एक मिनट, ओ शांत, शांत यार, कौन से सतह इरिगेशन में आप, अरे वो असाइनमेंट में दिए हैं यार, तो भाई सतह इरिगेशन में सबसे ज्यादा पानी का लॉस होता है। आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर? अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया, हाँ सभी इधर देखें, कि सबसे ज्यादा पानी किस में बचता है, तो ड्रिप, इट्स अराउंड 95%, मोर देन 90 होता है,
और 95 आप ले सकते हैं। देन स्प्रिंकलर 80 to 85%, ठीक है। अब ये दोनों अगर नहीं ऑप्शन में तो इन दोनों को एक साथ कहा जाता है माइक्रो, ठीक है। कभी कभार ड्रिप का नाम चेंज करके बोल दिया जाता है ड्रॉप मेथड, या इसी का दूसरा नाम है ट्रिकल मेथड, ठीक है। और स्प्रिंकलर का दूसरा नाम है ओवरहेड मेथड। तो ये अगर आपको कुछ भी दिख रहे हैं इनमें से सीक्वेंस वाइज है, ड्रिप, स्प्रिंकलर, माइक्रो। ड्रिप नहीं है तो ड्रॉप इरिगेशन मेथड या फिर ट्रिकल मेथड। स्प्रिंकलर नहीं है तो आपका ओवरहेड मेथड, ठीक है। अगेन ड्रिप को कहा जाता है फर्टिगेशन के लिए, तो फर्टिगेशन मेथड के नाम से भी कभी कभार आता है, मतलब फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन। स्प्रिंकलर को जनरली कहा जाता है अनड्यूलेटिंग एरिया के लिए, मतलब उबड़ खाबड़ भूमि के लिए, ठीक है, अगर स्पेशली आया तो, ठीक। कभी कभार आपको ऑप्शन दिया जाएगा फर्टिगेशन किसको कहा जाता है, अगर ड्रिप, स्प्रिंकलर, सरफेस, सब सरफेस ऐसा दिया है तो आप ड्रिप को मारोगे। अगर आपको ऑप्शन दिया गया है ड्रिप, स्प्रिंकलर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आप दोनों को मारोगे। दोनों ही कंडीशन में, उबड़ खाबड़ में ड्रिप भी लगाया जा सकता है, स्प्रिंकलर भी, बट अगर स्पेशली पूछा गया तो आपका स्प्रिंकलर। ये 2016 का क्वेश्चन और इसका आंसर स्प्रिंकलर लिया है, ठीक है। और ये अगेन एक साल और पूछा है और इसका आंसर दोनों लिया है, ठीक है। इसके बाद अगर इसके बाद पूछ रहा है कि पानी सबसे ज्यादा किस में बचेगा, तो आपका हो जाएगा सब सरफेस, ठीक है। बट सरफेस का यूज जनरली इंडिया में नहीं किया जाता। अगर मैं सरफेस की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो पानी आपके रिंग मेथड में बच सकता है। इसके ऊपर एक और मेथड जो अभी आया है ऑन ऑफ सिस्टम, ठीक है। ऑन ऑफ सिस्टम मेथड आपको लिखाया गया है, सर्ज मेथड, ऑन ऑफ सिस्टम। देन रिंग मेथड, क्योंकि इसमें गोले में दिया जाता है। इसके सर्ज मेथड में जनरली कुछ नहीं रहता, यह आपका फील्ड है, यहां पे पैनल्स लगे रहते हैं, ये पाइप है ना आपकी, ये मेन पाइपलाइन है और ये सारे सेकेंडरी पाइपलाइंस है, यहां से पानी को छोड़ा जाएगा। बट ऑन ऑफ का मतलब ये होता है कि अगर आपको पानी की आवश्यकता नहीं है तो आप ऑफ कर दो, और अगर आपको पानी की आवश्यकता है तो आप उसका ऑन कर दो, ठीक है। तो इसमें पानी बचता है। देन रिंग मेथड। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका चेक बेसिन मेथड, ठीक है। इसके बाद कंटूर मेथड बोल सकते हैं, बट अगेन अगर स्लोप ज्यादा हुआ तो कंटूर में भी बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। स्लोप 2% से ज्यादा हुआ तो बड़ा तकलीफ है, 2% तक हुआ तो आप बचा सकते हो बहुत पानी, ठीक है। फिर चेक बेसिन है आपका, बॉर्डर स्ट्रिप इसके बाद आपका बचता है, और सबसे कम बचता है जो अनसाइंटिफिक मेथड, नॉन साइंटिफिक, जो आपका फ्लड मेथड है। अब कोई सवाल और? लॉन्ग टर्म क्रेडिट के लिए आपको डायरेक्ट लोन नहीं मिलता है, इनडायरेक्ट लोन चाहिए आपको। लॉन्ग टर्म क्रेडिट में कभी भी डायरेक्ट लोन नहीं मिलता। लॉन्ग टर्म क्रेडिट के लिए कभी डायरेक्ट लोन नहीं मिलता है, आपको प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं, इनडायरेक्ट लोन्स उसमें। अगर आपको शॉर्ट टर्म लोन चाहिए डायरेक्ट मिलेगा, बैंक जाओ, क्रेडिट कार्ड दिखाओ, पैसा आपके हाथ में। लॉन्ग टर्म लोन के लिए इनडायरेक्ट लोन, इनडायरेक्ट का मतलब होता है आपको कनेक्ट किया जाता है किसी न किसी से। डायरेक्ट मतलब जिसमें बैंक सीधे तौर पे आपको पैसा दे देती है, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है जिसमें कागजी कार्रवाई होती है और आपको पैसा इंस्टॉलमेंट में मिलता है। और कोई सवाल? ठीक है, हाँ पूछते रहो जवाब देते रहेंगे ठीक है, फटाफट जवाब दिया जाएगा, फास्ट एंड फिंगर फर्स्ट। तो देखिए रिले और ओवरलैपिंग ऑलमोस्ट सेम है। डिफरेंशिएट क्या है कि रिले रेस जब शुरू होता है तो ऐसे 4 पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट 1 जहां से स्टार्ट होता है, फिर पॉइंट 2 जहां पे पहला आदमी खड़ा रहता है, पॉइंट 3 दूसरा आदमी, पॉइंट 3 चौथा आदमी, और ये रेस को खत्म करता है। अब यहीं पे रेस के जगह क्रॉप को ले लो, ठीक है। अब अगर आपने रिले का फील्ड देखा होगा तो रिले का फील्ड जैसे अगर ये 400 मीटर का रिले है, ये 100 मीटर होगा, ये 100 मीटर होगा, ये 100 मीटर होगा और ये 100 मीटर होगा। कोई रिले ट्रैक देखा है? रिले ट्रैक ध्यान से देखना, 90 मीटर से एक लाइन खींची जाती है, ठीक है, 90 मीटर से, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से जैसे आप 90 मीटर तक जाएंगे उसके बाद जेब्रा जैसे लाइन खींचा रहता है। इसको रिले रेस में बोला जाता है फ्री जोन। क्या बोला जाता है? फ्री जोन।
और ये फ्री जोन का मतलब होता है जो आपका दूसरा एथलीट होगा वो 90 मीटर में जाके खड़ा होगा। ये 100 मीटर का ट्रैक है, ये 90 मीटर में जाके खड़ा है, ठीक है। सपोज मान लेते हैं वो 100 मीटर का ट्रैक है, ये 90 मीटर। पहला एथलीट जो है वो आ रहा है दौड़ के, तो मैं 90 मीटर में खड़ा रहूंगा और जब मुझे लगेगा कि मेरा जो पहला पार्टनर है वो 80 मीटर पहुंच चुका है तो मैं भागना स्टार्ट करूंगा। और भागना इसलिए स्टार्ट करूंगा ताकि जब मैं 100 मीटर तक पहुंच जाऊं तब तक अपनी स्पीड को मैं पकड़ लूं, ठीक है। क्या है, स्पीड को पकड़ लूं। और जैसे ही 100 मीटर क्रॉस होगा जो पहला साथी होगा वो आपको बैलेट दे दे। तो यहां पे ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि पहली फसल के, ये एंड होगा मतलब कटाई, पहले फसल की कटाई के रिप्रोडक्टिव फेज में, या जिसको बोल सकते हैं हम जनरली रिप्रोडक्टिव को क्या बोलते हैं, प्रजनक अवस्था में ही हम दूसरे फसल के बीज को छिड़क देते हैं ताकि पहली फसल में जो नमी बची हुई होगी उसका यूज करके जो दूसरा क्रॉप है वो एटलीस्ट जर्मिनेशन फेज को क्रॉस कर दे रहे। ये हो गया ओवरलैपिंग, मतलब एक के ऊपर। रिले का मतलब होता है कि ये अब जो जनरली आप लोग रिले रेस दौड़ते हैं, जो जनरली लोकल्स में दौड़ा जाता है, वो 100 मीटर में ही खड़ा रहता है। वो आएगा आराम से, हाँ मिला, फिर दौड़ना स्टार्ट करते। जनरली यही करते हैं। वो फ्री जोन वाला बहुत कम रूल, अगर आप नेशनल खेले तो फिर ठीक है, स्कूल में तो ये 100 मीटर वाला नियम वहीं पे खड़ा रहता है। वो 100 मीटर में ऐसे खड़ा रहता है लाइन में ऐसे, हाँ ठीक है ठीक है। तो जनरली ऐसे वो हाथ बांध के खड़ा रहता है, हाँ आएगा हमारा साथी, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, दौड़ते हैं, फिर ये दौड़ना स्टार्ट करते हैं। तो इसको बोलते हैं रिले रेस। मतलब पहली क्रॉप के हार्वेस्टिंग के समय जस्ट हार्वेस्टिंग होने वाली और दूसरी क्रॉप को लगा दे। कोई भी इंटर कल्चर ऑपरेशन जैसे कि फील्ड प्रिपरेशन या वीडिंग कुछ नहीं किया जाता, सीधा आपका हार्वेस्ट हुआ, दूसरे को लगाओ, बात खत्म। अब इसको अगर मैं एक लीनियर ग्राफ पे समझाऊं तो ये होता है ओवरलैपिंग। पहली फेज आपकी ए और ये बी पॉइंट है, मान लेते हैं ये 120 दिन का क्रॉप है, तो यहां पर कुछ 100 दिन आएगा, तो 100वें दिन में ही आप दूसरे बीज को लगा दो। ये हो गया ओवरलैपिंग, एक के ऊपर। और अगर रिले की बात करूं तो ये होता है 0 से 120 दिन, जैसे 120 दिन कंप्लीट हुआ दूसरे को लगा दो। और जो नॉर्मल फार्मिंग होती है आपकी वो होती है ऐसे कि खरीफ में आपने लगाया, जून में, जुलाई अगस्त सितंबर में आपने हार्वेस्ट किया, या अगस्त में आपने हार्वेस्ट किया, एक महीना आपने फील्ड प्रिपरेशन किया, उसके बाद आपने दूसरे क्रॉप को लगाया। ये 3 डिफरेंस है, समझ आया? पहला ओवरलैपिंग, दूसरा रिले, तीसरा नॉर्मल फार्मिंग, ठीक है। और कोई सवाल? पार्सल फ्लूम, यह आपका इरिगेशन में आता है। पार्सल फ्लूम इसको वी नॉच बोलते हैं। ऐसा कुछ डायग्राम, इसका एक फॉर्मूला रहता है, Q = CV। यही पढ़े हो क्या ऐसा कुछ? पार्शियल फ्लूम का मतलब रहता है जो इरिगेशन के लिए पानी दिया जाता है उसकी गति को मापने के लिए ये यंत्र रखा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, प्रति सेकंड कितना लीटर पानी जा रहा है, इसको मापने के लिए हम क्या करते हैं, पार्शियल फ्लूम का यूज करते हैं। अब ये वी शेप का होता है, यू शेप का होता है, अलग अलग शेप का होता है। तो इसमें जनरली क्या किया जाता है, एक वी शेप का ऐसे है, हम पानी को स्टार्ट कर देते हैं और जैसे ही पार्शियल फ्लूम से पानी बहना स्टार्ट होता है वहां पे एक मीटर लगा रहता है, स्पीडोमीटर जिसको बोलते हैं। वहां पे ये दिखाते हैं कि पानी कितनी गति से जा रहा है, ठीक है। तो वहां पे हमने स्पीड नोट कर लिया, उसके बाद अमाउंट को हम एक जगह पे कलेक्ट कर लेते हैं। तो 1 सेकंड में 30 गति या 30 किलोमीटर की स्पीड से पानी जा रहा है तो कितना लीटर जाएगा वो कैलकुलेट कर लिया जाता है। ये होता है आपका पार्शियल। और कुछ? केवीके में कितने लैंग्वेज होते हैं या केवीके कितने लैंग्वेज का बना है, दोनों में फर्क है। देखिए दूसरा वाला तो हो ही नहीं सकता। केवीके के अंदर कितने लैंग्वेज बोले जाते हैं यार, ये हमारे केवीके में तो छत्तीसगढ़ बोला जाता है, उड़िया तो कोई सुनता नहीं है ठीक है। तो केवीके कितने लैंग्वेज बने हैं, शायद 14 हो सकता है 21, इसका दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए। कितना आंसर? 22। अच्छा एक बढ़ गया है अभी, शायद जम्मू कश्मीर एक किसी को मिला है। 14 मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं डाउट में था केंद्र शासित को जोड़ा जाता है कि नहीं। हाँ मतलब 22 भाषाओं में मान के चलते हैं। अभी आपका 28 हो गया है। अच्छा एक और पेंड्रा को जोड़ा गया होगा तो 29 हुआ होगा। 28 था, इंडिया में है 721, अभी 721 हो गया। और कुछ?
क्या? बड़े खेत में बाहर से अंदर से बाहर जाया जाता है, बीच से, खेत को बीच से तोड़ा जाता है। लाइक ये है आपका, अब अगर ये बड़ा खेत है तो आप यहां से आओगे तो ये बीच को नहीं कर पाओगे आप कभी भी ट्रैक्टर को। लेकिन अगर बड़े खेत को मैं दो हिस्से में डिवाइड करूं और यहां से सबसे पहले इस खेत को करूं और उसके बाद ट्रैक्टर को लाके इस खेत को करूं तो आसानी से हो सकता है, अंदर से बाहर। हाँ, और कुछ? फादर ऑफ जेथ्रो टूल। अच्छा, नहीं, जीरो टिलेज, जिम। हाँ, जेबी ट्रिपलेट, वही मैंने उसको बोला ना, ट्रिपलेट। और कोई क्वेश्चन? नहीं, दाग सकते नहीं, डोंट वरी। आप हॉर्टिकल्चर से लेके क्रॉप प्रोडक्शन कुछ भी पूछे, कोई भी टॉपिक। मैंने बोला ना, दो ही चीज़ें होंगी, या तो मुझे आंसर पता होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, नहीं पता होगा तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब ये इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बाकी आपके सारे सवाल के कोशिश किए जाएंगे जवाब मिले। मतलब आप लोगों ने एक बार क्रॉप प्रोडक्शन पूरा पढ़ा है, एक भी आदमी नहीं जिसको सॉइल से कोई भी डाउट हो। नहीं, मैं वही चीज़ देखा, यहाँ तक कि आपने इरिगेशन को ऐड किया, आपने टिलेज को ऐड किया, आपने ड्रेनेज से कुछ क्वेश्चंस को ऐड किया। मतलब इरिगेशन ड्रेनेज एक ही साथ माने जाते हैं, ठीक है। वीड भी हुआ, टिलेज भी हो गया, इरिगेशन भी हो गया, सॉइल किसी ने नहीं छुआ। ठीक है, तो वो मैंने आंसर दिया था ना उसको। नहीं, अब बताने के बाद पूछोगे तो थोड़े कुछ होगा। ठीक है, चलिए, फार्मिंग से भी आपके क्वेश्चंस आ गए थे। मैं ये देख रहा था कि कौन कौन से पोर्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, आपने जिन पोर्शन को पढ़ा है वो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, उन पोर्शंस को छोड़ना नहीं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यहाँ से क्वेश्चंस पक्का पूछे जाएंगे। फार्मिंग हो गया आपका, फार्मिंग से अगेन एक क्लासिफिकेशन से जो आपके क्रॉप्स के क्वेश्चन कुछ लोगों ने पूछे थे, क्लासिफिकेशंस को भी अच्छे से पढ़ना। देखिए, अगर आपने क्लासिफिकेशन चाहे क्रॉप प्रोडक्शन का पढ़ लिया हो चाहे हॉर्टिकल्चर का, अगर आपका क्लासिफिकेशन खत्म है मतलब क्रॉप का 30% आपने खत्म कर दिया, क्योंकि मेन यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। चाहे आपको ओरिजिन जो मैक्सिमम पूछा जाता है, आपको फ्रूट टाइप्स हॉर्टिकल्चर में पूछा जाता है, क्रॉप प्रोडक्शन में आओगे तो ट्रैप क्रॉप्स कौन से होते हैं, इंटर क्रॉप्स कौन से होते हैं, मिक्स क्रॉप कौन से होते हैं, एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। आप कोई भी साल के पेपर को उठा के देख लो, इंटर क्रॉप से और मिक्स क्रॉप से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन आपके टिलेज में अगर आऊं तो इंप्लीमेंट से आपके क्वेश्चंस आते हैं। और देखो, टिलेज के 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल नहीं बनते हैं, ना आपसे ना हमसे। सपोज अगर ट्रैक्टर से आ गया तो इतना बकवास क्वेश्चन पूछता है वो कि कौन से गियर में चलाया जाता है, पीछे गियर में प्रेशर कितना रखा जाता है, फ्रिक्शंस कितने रखे जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप क्या हम भी नहीं सॉल्व कर सकते। ट्रैक्टर के बारे में आपको पीडीएफ दिया गया था, ट्रैक्टर के बारे में पीडीएफ दिया, अच्छा मिला नहीं, क्वेश्चन नहीं मिला। हाँ, लेकिन वही है। अब उसको छोड़ के अगर मैं आपको ट्रैक्टर पढ़ाना चाहूँ, अगर आप बोलो तो ठीक है, मैं 1 महीना ट्रैक्टर पढ़ा सकता हूँ। हमारा सिलेबस में था भाई एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, हम लोग ट्रैक्टर के एक एक पार्ट के बारे में पढ़े थे, बट अभी मैं आधा भूल गया हूँ, आधा क्या लगभग पूरा। बिलीव नहीं करोगे, ट्रैक्टर के गियर बॉक्स को खोलने के बाद उसमें जो माथा पच्ची लगता है, छोड़ दो। ट्रैक्टर अलग ही गाड़ी है, ट्रैक्टर के हर चक्के को आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, जैसे गाड़ी में क्या होता है, 2 आगे के 2 पीछे के जो ब्रेक लगाता है, ट्रैक्टर के हर एक चक्के में आप ब्रेक लगा सकते हैं, पता है। तो हर एक चक्के का कॉन्सेप्ट अलग है, उसमें जो गियर होते हैं, गियर सिस्टम उनके अलग रहते हैं, एक्सीलेटर सिस्टम उनके अलग रहते हैं। हाँ, हैंड गियर रहता है, एक हैंड गियर ठक ठक लगाते हैं, एक आपका वो वाला गियर रहता है। तो ट्रैक्टर पढ़ना चाहोगे तो बताओ पढ़ा देंगे। ओह अल्लाह नहीं, अनावर्ती हिंदी, उसको इंग्लिश में कुछ क्या क्वेश्चन क्या, अनावर्ती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नहीं, ये है लेकिन इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ना, 1 मिनट, चलो मैं कोशिश करता हूं। आवर्ती एंड अनावर्ती, हाँ
अच्छा, आवर्ती मतलब बढ़ते क्रम में होता है क्या? अच्छा, अच्छा, आवर्ती का मतलब होता है पीरियोडिक। पीरियोडिक मतलब एक टेबल्स के बेस पे। छोड़ो, जैसे अगर आप लोन लिए होंगे तो आप लोन में देखेंगे दो तरीके से आप पेमेंट करते हैं। पहला पेमेंट होता है कि आप स्टार्टिंग में पैसा ज्यादा जमा करते हैं और लास्ट में कम जमा करते हैं, और एक पेमेंट रहता है जिसमें आप साल भर एक बराबर पैसा जमा करते हैं। कोई लोन या इंश्योरेंस ऐसा कुछ कभी भरे हो? चलो मैं बताता हूं। हाँ, व्यय मतलब खर्च करना। तो मैं अच्छा, ये एनिमल का, मैं फाइनेंस में बता रहा हूं ये क्या होता है। जैसे सपोज आपकी गाड़ी है 1 लाख रुपए की, ठीक है, और अगर आपने देखा होगा जब इंश्योरेंस इसका फाइनेंस कराया जाता है तो ये अमाउंट हो जाती है आपकी, मान लेते हैं 15,000 रुपए आपका ज्यादा लगता है, जनरली यही होता है। और आपकी गाड़ी की कीमत कितना हो जाती है? 1,15,000। मान लेते हैं डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट मतलब वो अमाउंट जो आपको फर्स्ट टाइम में जमा करना ही रहता है। मान लेते हैं कि आपने पहली बार में 30,000 रुपए जमा किया, ठीक है, तो ये इसमें माइनस हो जाएगा और आपके पास अमाउंट जो बचेगी वो लगभग 85,000 के आसपास बचेगी, ठीक है। अब इस 85,000 को मान लेते हैं आपने बोला है कि मुझे 2 साल में देना है, ठीक है, तो महीने कितने हो जाएंगे? 12। तो ऑब्वियस सी बात है इससे डिवाइड होगा 12 12 7 84 समथिंग कुछ आएगा आपका, 7 के आसपास, मतलब लगभग आपको हर महीने 7,000 रुपए देने हैं, ठीक है, इतना ही रहता है। अब अगर आप लोग देखोगे कुछ लोग जो रहते हैं जो फाइनेंस कराते हैं, इस अमाउंट को वो हर महीने भरते हैं, 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 पूरे 24 महीने तक या 12 महीने तक, जो भी आपका 1 साल तक। कुछ होते हैं जो स्टार्टिंग में 7 नहीं भरेंगे, 9,000 भरेंगे या 10,000 भरते हैं, ठीक है। कैसे डिवाइड होते हैं पता है? 9,000 और 9,000 मान लेते हैं, फिर 8,000, फिर 7,000, ऐसे करके, मतलब स्टार्टिंग में आप पैसा ज्यादा देते हो। आप जो ब्याज की मात्रा है ना, जो ब्याज है वो आप शुरू में देके खत्म कर देते हो, बाद में जो आप देते हो वो सिर्फ मूलधन रहता है जो आपका बेसिक रहता है। तो इसको बोलते हैं आपका जो भी आवर्ती, जो आपने बोला है। तो व्यय का भी यही तरीका है, आवर्ती व्यय, कि अगर आप एक साथ इन्वेस्ट करना चाहते हो, जैसे जो दुकानदार होते हैं, अगर आपको पता होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि हमें 50 किलो चीनी चाहिए जिसकी कीमत 50,000 रुपए है, तो हम 10,000 रुपए पहले दे दे रहे हैं या 20,000 रुपए पहले दे दे रहे हैं। उसके बाद जो अमाउंट बचता है उसको वो एक बार में देना चाह रहे हैं कि 2 बार में देना चाह रहे हैं कि 3 बार में देना चाह रहे हैं, इसको बोलते हैं रिकरिंग, ठीक है। हाँ, कंपनी को इससे फायदा है ना भाई, यही से, इसी से तो इनका दोनों में डिफरेंस है। देखो, अगर फॉर एन एग्जांपल आपने सपोज मैंने चाय का ठेला खोला, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल मैंने चाय का ठेला खोला और मुझे चाय की, हाँ, आधे लोग का नींद खुल गया, नहीं भाई चाय का ठेला खोला है, मैं दे नहीं रहा हूं ठीक है, शांत सुन लो ध्यान से। तो एक बार का मतलब होता है कि उस चाय के ठेले के लिए या कोई भी व्यवसाय जो आपका रहता हो, जैसे आपकी धान की खरीदी, अगर आप धान को एक बार में बेच रहे हो तो आपको 20 रुपए किलो की दर से आप उसको बेचना चाह रहे हैं, या 20 रुपए से आपका सरकार जो आपको 20 रुपए किलो से खरीद रहे हैं, आपको एक बार में पैसा मिल गया, तो आप उस पैसे का यूज किसी भी चीज के लिए लगा सकते हो एक बार में। अब आपने क्या किया, सरकार को वो नहीं बेचा, आपने उसकी मिलिंग कराई, मिलिंग में आपका 5 रुपए खर्च आया 1 किलो में, तो अब आपके चावल का कीमत कितना हो गया? 25, बट आप उसको 25 रुपए में नहीं बेच रहे हो, आप उसको बेच रहे हो 28 रुपए में, 3 रुपए। लेकिन ये जो 3 रुपए आप बढ़ा रहे हो, ये एक बार में आपको थोड़े मिलने वाला है। हो सकता है कि पहले महीने में आप 10 किलो बेचो, दूसरे महीने में आप 10 किलो बेचो, तीसरे महीने में आप 10, तो जो अमाउंट है वो आ तो ज्यादा रहा है पर धीरे धीरे आ रहा है। और यही होता है फाइनेंस, कि एक बार पैसा आया तो उसकी कीमत कम आकी जाती है। जैसे गाड़ी, एक बार आप गाड़ी खरीदने जाओ, 80,000 का गाड़ी आपको 80,000 में दे दिया जाएगा, लेकिन अगर आप फाइनेंस ले रहे हो मतलब आप समय बढ़ा रहे हो, समय की कीमत होती है, डायलॉग सुने हो, सच में समय की कीमत होती है, जितना टाइम आप लगाओगे
हाँ, और कोई सवाल? आधे लोग तो ऐसा लग रहा, अरे सवाल का ही सेशन था क्या, पढ़ के आना था हमको गलती हो गया 11th वालों को तो ठीक है, अगले साल तो पढ़ाना ही है पढ़ लेंगे अगले साल। फसल सघनता, क्रॉप इंटेंसिटी। क्रॉप इंटेंसिटी का मतलब होता है कि चुप, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ठीक है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब यह है कि एक साल में आप मैक्सिमम कितने क्रॉप्स को लगा सकते हैं। जैसे भारत की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो 137% है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 100 धन 37, 100 का मतलब होता है एक फसल, ठीक है। सपोज अगर आपने खरीफ में फसल लगाया है तो वो 100%, रबी में फसल लगाया है 100%, जायद में फसल लगाया है 100%। जितने बार आप फसल लगाओगे उसको 100% में आका जाएगा। और ये क्वेश्चन नोट कर लो, ये मैंने अभी शायद 3 दिन पहले एक एग्जाम दे रहा था, मुझे क्वेश्चन दिखा था कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी या सघनता का मान कितने से कम नहीं हो सकता, तो हमेशा 100 से कम नहीं हो सकता। दोनों एक ही चीज होती है, कुछ नहीं, टर्म्स अलग है। 300, तो 137 का मतलब यह है कि खरीफ में हर जगह फसल ली जाती है, पर रबी और जायद जो है उसमें कुछ जगहों पर ली जा भी सकती है और नहीं भी। पूरे भारत की बात की जा रही है, ठीक है। जैसे कि देखो अब ये परसेंट बनता कैसे है, यहां कितने लोग हैं, 2 4 3 7 2 9 2 11 13 15 और ये हो गए 20 और ये हो गए 25 26 26 4 30 35 एक 36 लोग हैं यहाँ पे, इंक्लूडिंग मी 37, ठीक है। 37 लोग हैं यहाँ पर, अरे इधर देख लो, ठीक है। 37% इस क्लास में प्रेजेंट। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे सिर्फ 10 लोग हैं जो फसल लगाते हैं, ठीक है, क्या है, 10 लोग सिर्फ फसल लगाते हैं, मतलब 27 लोग फसल नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। वैसे ही भारत में स्टेट कितने हैं, 28 की 29, हाँ, और केंद्र शासित प्रदेश टोटल 36। ऐसा आप लोग को लगता था, मैं आपको बता दूं अब 28 राज्य हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से हटा दिया गया है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। लद्दाख और कश्मीर वाला जो पोर्शन है आपका, इसीलिए मैं सुनना चाहता था ना 29 28 है, और केंद्र शासित प्रदेश आपके 9 हो चुके हैं। जो पहले 7 थे ना, अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 और ऐड हो गए, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैं बोलूं कि 37 राज्य है, यहां 37 लोग हैं, जिसमें से 27 राज्य जो है जो फसल लगाती ही नहीं, सिर्फ 10 राज्य लगाती है, ठीक है। कितनी लगाती है, और एक राज्य बराबर 100%, तो 10 राज्य बराबर 1000%, ठीक है। और 27 राज्य बराबर 2700%। ये परसेंट समझ आ रहा है ना। मैं एक राज्य को, भाई टोटल मान लेते हैं 37 राज्य, जिसमें 27 राज्य में फसल नहीं लगाया जा रहा है और 10 राज्य में फसल लगाया जा रहा है। हर राज्य को 100% देना है आप, ठीक है। तो 10 राज्य का कितना हो जाएगा, और 27 राज्य का, और टोटल कितना हो जाएगा, अबे 27,000 का होगा, 2 जीरो तो बढ़ाना है ना। रात को जल्दी सो जाया कर बेटा ये ठीक है, चलो वापस आ जाओ। तो टोटल कितना परसेंट है, 3700 है, जिसमें फार्मिंग कितने में नहीं की जा रही है, 2700 में। कितने में की जा रही है, तो क्या ये 100% बन पाएगा, 100% के बराबर आ पाएगा क्या, कभी भी नहीं आ पाएगा ना।
आधे लोग, आधे से ज्यादा लोग नहीं कर रहे हैं और आधे से कम लोग कर रहे हैं। वैसे ही भारत में टोटल अगर मैं एक साल का लूं तो खरीफ का 100%, रबी का 100% और जायद का 100%। और मैं बोल रहा हूं भारत का टोटल कितना है 137%। तो हो सकता है कि खरीफ में पूरे भारत में फसल लगाया जाता है, ठीक है। रबी में 100%, मतलब ये जो पूरे राज्य हैं इनको 100% कहा गया है। तो इनमें से मान लेते हैं कि 30% राज्य लगाता ही नहीं है, या 40% राज्य लगाता ही नहीं है, या 60% राज्य लगाते ही नहीं। तो ये 100% अब कम हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। मान लेते हैं कि ये 100% अब कम होकर सिर्फ 27% तक रहा, कि 100 राज्य में से सिर्फ 27 राज्य हैं जो रबी में फसल लगाते हैं। अगेन जायद गर्मी, फिर कोई नहीं फसल लगाता। 100 में से सिर्फ 10 राज्य हैं जो फसल लगाते हैं। तो अब परसेंट क्या हो जाएगा, 100, 27 और 10 टोटल। अब पता चला डेंसिटी कैसे निकाली जाती है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? हाँ, क्या कल चल भाई डाउट सेशन कल? नहीं, इसके बाद मैं कुछ बताने वाला हूं इसलिए शांत। कैलिपा स्ट्रिप, कलिका स्ट्रिप, ग्राफ्टिंग किसको जोड़ने की कलिका है? अरे यार पहला बता सर, इसमें लिखा है ना, ये भी आना चाहिए। स्टिक में एक कलिका स्टिक को मूल वृंत में, मूल वृंत मतलब ये होता है रूट स्टॉक ना, और ये होता है आपका शियान, शियान को मूल वृंत पे जोड़ा जाता है। ठीक तो यार, एक कलिका को तो ग्राफ्टिंग बोला ना भाई, बडिंग थोड़े बोला है। देखो तो स्टिक लिखा है ना यहाँ पे, स्टिक का मतलब शियान होता है। अब यहाँ पे गलत लिखा है, वो शियान होता है इसका मतलब, ठीक है। हाँ, कुल फसलों की संख्या, एग्जाम्पल चलो ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास कितना है 10 हेक्टेयर जमीन, ठीक है। टोटल लैंड कितना है आपके पास 10 हेक्टेयर है। तो खरीफ में कितना जमीन होगा और रबी में? हाँ ठीक है, क्या है ना, कुछ बार ना वही बोल रहा हूँ, कुछ लोग क्या होते हैं ना, एक बार ये कॉलेज की बात है, हमसे पूछा गया था कि आपके पास 10 हेक्टेयर जमीन है तो खरीफ में आपके पास कितना जमीन होगा। तो एक हमारा दोस्त था, जो भी था मित्र, सर 3.33 हेक्टेयर, वो तीनों में डिवाइड कर दिया था। तो ये बेवकूफ़ी नहीं करें, जो जमीन है चाहे आपकी खरीफ हो, रबी हो, जायद हो, चाहे आप मर जाओ, चाहे आपके दादा पोते पूते जो भी हैं, आपकी 10 हेक्टेयर ही रहेगी अगर आपने बेचा नहीं है तो, ठीक है। तो ये तीनों ही सीजन में कितना हेक्टेयर जमीन है, 10-10 हेक्टेयर जमीन है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि खरीफ में इस 10 में से मैंने पूरे 10 हेक्टेयर जमीन पे फसल को लगाया, पूरे जमीन पे लगाया मैं, ठीक है। रबी में मैंने सिर्फ 5 हेक्टेयर जमीन पे लगाया और जायद में मैंने सिर्फ 3 हेक्टेयर जमीन पे लगाया, ठीक है। तो टोटल कितने जमीन पे आपने लगाया, 10, 5, 15 और 3 18। इसको बोला जाता है नेट कल्टीवेटेड एरिया, जितने भूमि पे आपने लगाया। तो ये ऊपर आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय आपके पास टोटल जमीन कितनी थी, इसको मत काउंट करना यहाँ पे, ठीक है। कितना है 10 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कैंसिल हुआ 180, समझे। ये होता है भारत का टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है, 329 हेक्टेयर के आसपास। आपकी फार्मिंग एरिया कितनी है 195, ठीक है। तो भारत के 195% या 195 मिलियन हेक्टेयर जमीन, ये आपका खरीफ में भी होगा, रबी में भी होगा, जायद में भी होगा। इन जमीन में जितने में लगाया जाता है वो आपका, मान लेते हैं कि सपोज यहां पे पूरा का पूरा 195 पे लगाए,
मान लेते हैं कि रवि में लगभग 40 पे लगा है और मान लेते हैं जायद में टोटल 20 पे लगा है, तो ये टोटल कैलकुलेट करूंगा तो कितना हो जाएगा 40। अच्छा इसको 25 कर दो, ज़्यादा आसान होगा। तो ये 5 और 5 हो गया 10, एक बैलेंस 9 और 1 10, 10 और 4 14 और 2 16 और यहाँ आ जाएगा 1, मतलब तो नेट कल्टीवेटेड एरिया, टोटल कल्टीवेटेड एरिया। अब इसको डिवाइड कर दो तो जो भी वैल्यू आएगी, फॉर एन एग्जाम्पल ये आ जाएगा 5 तिया 15 और 5 नंबर 45 और ये हो जाएगा 20 और लगभग अगर इसको मैं 40 मान लूँ 130, लगभग अराउंड 130, तो ऐसे निकलता है। ये समझ में आया सभी को? अच्छा एक बार और ठीक है, अब इधर समझा देते हैं। क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकाली कैसे जाती है? भारत का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 329 मिलियन हेक्टेयर, जिसमें 195 पे सपोज हम लगाते हैं, तो 195 हेक्टेयर जो है ये भारत के पास साल भर रहेगा और इस साल भर में खेती होगी। मैं बोल रहा हूं खरीफ में पूरे के पूरे 195 में हम खेती कर रहे हैं, ठीक है। बोल रहा हूं रबी में हम 45 हेक्टेयर पे फार्मिंग कर रहे हैं, बाकी का जो 150 हेक्टेयर बचा उसको हमने खाली छोड़ दिया, चाहे वो सिंचाई की कमी की वजह से हो, चाहे आय की कमी की वजह से हो, चाहे कोई भी कमी उसके वजह से हम नहीं लगा पाए। फिर मैं बोल रहा हूं जायद में हमने 30 हेक्टेयर पे फसल को लगाया, बाकी सबको छोड़ दिया, ठीक है। टोटल करो कितना होगा, 5 और 5 10, ये 1 हो जाएगा, 9 1 10, 4 14 और 3 हो गया 17 और यहाँ 1 आएगा तो 270, ठीक है। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू नेट क्रॉप्ड एरिया डिवाइडेड बाय टोटल कल्टीवेटेड एरिया। तो नेट क्रॉप्ड एरिया आपका कितना है 270 और टोटल कल्टीवेटेड एरिया कितना आपके पास 195, मल्टीप्लाई बाय 100 करो तो यहाँ आ जाएगा 5 3 जा 15, बैलेंस 4 और ये हो जाएगा 45, तो 5 9 जा 45, ये 5 2 जा 10 और ये 20 हो गया, ये लगभग 40 के बराबर है। कौन सा ये? हाँ इसको कटा नहीं, मैं डायरेक्ट ही ले रहा हूँ ना, क्यों डायरेक्ट ले रहा हूँ ये, चलो 3 से आप बोल दियो तो आगे पे और दिक्कत होगा। मान लेते हैं ये 13 आएगा और ये कितना आएगा 90 आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए क्या है ना सीधा यहाँ पे ले लो, ये 39 है ना और ये 20 है, अराउंड 40 है, तो 21 जा और 22 जा 40, लगभग 2 के आसपास 1.99 कुछ समथिंग वैल्यू आएगी। 2 को डिवाइड करूंगा अगर मैं 270 से तो 135 आएगा, मतलब ये थोड़ा सा कम कर दो इसको 134 से 133 के आसपास। तो ये है भारत की क्रॉपिंग इंटेंसिटी। अब आया समझ में सभी? .4 है वर्तमान में और इसका वैल्यू 2017 में था 17.1 या 2 था समथिंग कुछ, 17.34, हाँ वही 17.34। पशुपालन में है लगभग 6 है कि 7 है सर? 4 नहीं, अगर डेयरी वेरी को सभी को जोड़ रहे हो तो अच्छा, तो फिर होगा यार, मेरे को ये वैल्यू इतनी अचानक से याद नहीं, मतलब लगभग इतना ही कम में ही था, 4 6 के आसपास था। और कुछ यहाँ कितने हैं सेकंड बैच वाले? 3 2 5 2 7, चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ नहीं, आप लोगों को स्पेशली पढ़ाया जाएगा क्रॉप प्रोडक्शन स्टार्टिंग से, तो ये सारी चीजें के लिए आप डरिए मत। मैं ये बोल रहा हूँ कि आधे लोगों को ये समझ आ नहीं रहा होगा ना। अब बीच वाले यार देख लेंगे अपना। एक्चुअल में मुझे ये बताना है कि कल से कल आप लोग का शांत फर्स्ट बैच में आप लोग का इंट्रोडक्शन हो गया था और मतलब सॉरी सेकंड बैच की स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन हो गया था और क्या हुआ था? सॉइल हुआ था क्या? हाँ सॉइल इरोजन शायद पढ़ा रहा था। और क्या क्या है कुछ पता है क्या आप लोग को? वो कॉपी लाए हैं आप? ठीक है
इंट्रोडक्शन और ये सॉइल आप लोगों को बताया जाएगा, डोंट वरी। मैं बोला ना मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं। देखो एक्चुअल में मुझे हाँ तो